हेलो एवरीवन स्टूडेंट, दिस इज़ विपिन हियर। आप सभी के एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल लर्नोपीडिया पे। ठीक है, और इस पर्टिकुलर वीडियो में जो रिमेनिंग टॉपिक्स आपके बचे हैं क्लास 10th इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 1 डेवलपमेंट के, हम उसको कवर करेंगे। हमने ऑलरेडी पार्ट 1 और पार्ट 2 कवर कर लिया है, तो इस वीडियो को देखने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप पार्ट 1 और पार्ट 2 देखिए, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो ये फाइनल पार्ट है और यही आपका पार्ट 3 है। इसके बाद आपका चैप्टर नंबर 1 इकोनॉमिक का जो है डेवलपमेंट वो पूरी तरीके से कवर हो जाएगा। ठीक, पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने जो भी टॉपिक्स कवर किए हैं, अगर उनमें कोई डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में उस पर्टिकुलर टॉपिक को लिखकर हमसे पूछ सकते हैं। ठीक, तो चलिए पार्ट 3 को स्टार्ट करते हैं और जो भी रिमेनिंग टॉपिक्स आपके चैप्टर नंबर 1 में बचे हुए हैं उन्हें कवर करते हैं। ठीक, तो देखिए यहाँ पे टॉपिक आपका पहला जो है एवरेज इनकम। मैंने बताया था कि जब क्या कहते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ को या स्टेट्स को हम कंपेयर करते हैं तो वहाँ पे हम सबसे मोस्ट क्या कहते हैं इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट इनकम को मानते हैं। एवरेज इनकम भी कहा जाता है उसको और पर कैपिटा इनकम भी। इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं? इट इज़ कैलकुलेटेड बाय टोटल इनकम ऑफ कंट्री डिविजिबल बाय द टोटल पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री। जब किसी पर्टिकुलर कंट्री की टोटल इनकम को हम उस पर्टिकुलर कंट्री के टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर देते हैं तो जो इनकम आती है वही एवरेज इनकम या पर कैपिटा इनकम कहलाती है। और इसी एट्रीब्यूट के बेसिस पे हम कंट्रीज़ को, स्टेट्स को आपस में कंपेयर करते हैं। ये मैंने आपको पार्ट 2 में बताया था। ठीक, लेकिन पार्ट 3 में देखिए यहाँ पे जब आप आएंगे तो आपको एवरेज इनकम के बारे में दिया गया होगा। अब यहाँ पे देखिए ये दिया गया है कि किस तरीके से एवरेज इनकम हमको निकालना है। कंट्री ए और कंट्री बी दोनों की क्या कहते हैं यहाँ पे इनकम दी गई है और इनकी नंबर ऑफ पॉपुलेशन 5 है। 5 पर्सन्स हैं, 5 पर्सन्स की अलग अलग इनकम है। तो निकालोगे कैसे? 5 इनकम्स को आप प्लस करके 5 से डिवाइड कर दोगे, जो आपका आएगा वही आपका एवरेज इनकम कहलाएगा। ठीक, अब हम चलते हैं आगे। इन क्वेश्चंस को भी आप लोग करिएगा। अगर इन क्वेश्चंस को करने में कोई प्रॉब्लम है या किसी प्रकार का कोई डाउट क्रिएट हो रहा है तो वो आप लोग क्या कहते हैं मुझसे पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। ठीक, अब हम आगे चलते हैं। इनकम एंड अदर क्राइटेरिया। ठीक, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमने ये जाना भी था लेकिन एक बार फिर से समझते हैं। व्हेन वी लुक्ड एट इंडिविजुअल एस्पिरेशन एंड गोल वी फाउंड दैट पीपल not only think of better income but also have goal such as security, respect for other, equal treatment, freedom, etc. in mind. Similarly, when we think of a nation or a region मतलब जगह, ठीक है, रीज़न कारण नहीं, रीज़न का मतलब यहाँ पर जगह होता है। ठीक, इसके बाद वी मे बिसाइड एवरेज इनकम थिंग्स ऑफ अदर इक्वली इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट। हमने देखा था कि एक पर्टिकुलर पर्सन के लाइफ में जिस तरीके से इनकम का इंपॉर्टेंस होता है उसी तरीके से उसके लाइफ में कुछ और भी अपने गोल्स होते हैं। वैसे ही क्या कहते हैं नेशनल इनकम्स के अलावा भी कुछ और भी आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स होते हैं कंट्री की स्टेटस को जानने के लिए। जब हम कंट्री के स्टेटस को जानना चाहते हैं या हम ये जानेंगे कि कौन सी कंट्री डेवलप्ड है, डेवलपिंग है या पुअर है, तो इनकम के अलावा इन एट्रीब्यूट्स से भी हम ये पता कर सकते हैं कि वो पर्टिकुलर कंट्री या वो पर्टिकुलर स्टेट आपका कैसा है। वहाँ पर हम एजुकेशन सिस्टम को, इसके बाद लाइफ एक्सपेक्टेंसी को और नेट अटेंडेंस रेशियो जैसी चीज़ों को एट्रीब्यूट्स मानते हुए कंट्रीज़ और स्टेट्स के क्या कहते हैं स्टेटस को कंपेयर करते हैं। तो चलिए जानते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या कहते हैं इंडिया के 3 स्टेट्स के बारे में दिया गया, हरियाणा, केरल और बिहार। इनकी पर कैपिटा इनकम टेबल 1.3 में बताई गई है। ठीक, जो आप देख के जान रहे हैं कि हरियाणा की पर कैपिटा इनकम सबसे ज़्यादा है और बिहार की सबसे कम है। ठीक, अब आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे दिया गया सम कंपेरेटिव डाटा ऑन हरियाणा, केरल एंड बिहार। इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट हरियाणा का क्या कहते हैं 30 है, केरल का 10 है और बिहार का 35। लिटरेसी रेट आपकी हरियाणा की 82 है, केरल की 94 है और बिहार के 62 है। और नेट अटेंडेंस रेशियो आपके हरियाणा का 61 है, आपके केरल का 83 है और आपके बिहार का 43 है। अब हम ये 3 इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स को समझेंगे कि ये इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट क्या होता है, ये लिटरेसी रेट क्या होता है और ये नेट अटेंडेंस रेशियो क्या होता है। इनकम के अलावा ये तीनों एट्रीब्यूट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और ये तीनों एट्रीब्यूट से हम ये पता कर सकते हैं कि वो पर्टिकुलर स्टेट या वो पर्टिकुलर कंट्री का स्टेटस कैसा है, वो डेवलप्ड है, डेवलपिंग है या पुअर है। तो चलिए इन तीनों के तीनों एट्रीब्यूट्स के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। पहला यहाँ पे दिया गया है, देखिए मैंने इसको बोल्ड भी किया हुआ है। ठीक, पहला दिया है इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट क्या है। तो इन्फेंट किसे कहते हैं? इन्फेंट का मतलब ऐसे बच्चे जिनकी उम्र 1 साल से कम होती है उनको इन्फेंट कहते हैं। और मॉर्टेलिटी रेट का मतलब होता है डेथ रेट। ठीक है, हिंदी में अगर इसे हम बोले तो शिशु मृत्यु दर। ठीक, अब यहाँ पे क्या दिया गया है देखते हैं।
Infant mortality rate indicates the number of children that die before the age of 1 year as a proportion of 1000 live children born in that particular year. ये बता रहा है कि एक साल में 1000 बच्चों पर, एक साल में 1000 बच्चों पे मरने वाले बच्चों की संख्या कितनी है। और कैसे बच्चे? ऐसे बच्चे जिनकी एज 1 साल से कम है, ठीक है, जो न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं 1000 के प्रपोर्शन में पर ईयर उनकी डेथ रेट क्या है। इसी पर्टिकुलर चीज़ को आपके रिप्रेजेंट करता है इन्फेंट मॉर्टिलिटी रेट। जिन भी स्टेट्स में या जिन भी कंट्रीज़ में इन्फेंट मॉर्टिलिटी रेट बहुत ही कम होता है, वो ये बताता है, वो ये रिप्रेजेंट करता है कि उस पर्टिकुलर कंट्री या उस पर्टिकुलर स्टेट में आपके मेडिकल साइंस या हेल्थ फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी है, ठीक। और जहाँ पे हेल्थ फैसिलिटीज़ पुअर होती है या जहाँ पे मेडिकल साइंस बहुत ज़्यादा पीछे है, वहाँ पे इन्फेंट मॉर्टिलिटी रेट आपका हाई होता है। तो इससे क्या पता चल रहा है, जो डेवलप कंट्रियाँ होती हैं वहाँ पे मेडिकल साइंस या हेल्थ फैसिलिटीज़ अच्छी होती है, जिसके कारण वहाँ पे इन्फेंट मॉर्टिलिटी रेट बहुत ज़्यादा कम होती है। और ऐसे पर्टिकुलर स्टेट्स या कंट्रियाँ जहाँ पे मेडिकल साइंस बहुत पीछे है, या आप कह सकते हैं जहाँ पे मेडिकल डिपार्टमेंट या हेल्थ फैसिलिटीज़ बहुत बेकार है, वहाँ पे इन्फेंट मॉर्टिलिटी रेट हाई होता है, ठीक। अब देखिए सेकंड एट्रीब्यूट है आपका लिटरेसी रेट। लिटरेट किसे कहते हैं? हमारे कंट्री में ऐसा हर वो बच्चा जो 7 साल की उम्र का हो और जिसे लिखने का और पढ़ने का नॉलेज हो, उसको लिटरेट कहा जाता है, ठीक। फिर से बता दें, लिटरेट किसे कहते हैं? हमारे देश में ऐसा बच्चा जिसकी उम्र 7 साल से अधिक है, ठीक है, या वो 7 साल का भी है और उसे लिखने और पढ़ने की जानकारी है, तो उसको लिटरेट कहा जाता है, ठीक। तो ये चीज़ें भी आपको समझ में आ गई होंगी, ओके। इससे भी आप पता कर सकते हैं कि उस पर्टिकुलर कंट्री या उस पर्टिकुलर स्टेट में, मतलब आप कह सकते हैं एजुकेशन फैसिलिटी कैसी है। जहाँ पे एजुकेशन फैसिलिटीज़ वगैरह अच्छी होंगी वहाँ पे लिटरेसी रेट भी अच्छी होगी, और जहाँ पे एजुकेशन फैसिलिटी बहुत ज़्यादा बेकार होगी वहाँ पे लिटरेसी रेट भी बहुत ज़्यादा कम होगा, ठीक। अब चलते हैं तीसरे पे, नेट अटेंडेंस रेशियो पे। नेट अटेंडेंस रेशियो क्या रिप्रेजेंट करता है, देखते हैं। नेट अटेंडेंस रेशियो इज द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ एज ग्रुप 14 and 15 ईयर अटेंडिंग स्कूल एज अ परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द सेम एज ग्रुप। 14 से 15 साल की उम्र के कितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं, उनका जो क्या कहते हैं अटेंडेंस का रेशियो होता है, वही रेशियो कहलाता है नेट अटेंडेंस रेशियो। याद रखिएगा, ठीक। 14 से 15 साल एज ग्रुप के कितने बच्चे आपके स्कूल अटेंड कर रहे हैं, क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, तो उनका जो रेशियो होता है वही रेशियो हमारा कहलाता है नेट अटेंडेंस रेशियो, ठीक। तो आई होप इन तीनों ही एट्रीब्यूट से हम ये पता कर सकते हैं कि कौन से कंट्री का स्टेटस कैसा है, वो डेवलप्ड है, डेवलपिंग है या पुअर है। या अगर स्टेट्स की बात करें तो स्टेट्स को भी हम आपस में कंपेयर करके ये पता कर सकते हैं कि उसकी कंडीशन कैसी है, ठीक है। तो इनकम या पर कैपिटा इनकम के बेसिस पे तो हम कंसिडर कर ही सकते हैं, लेकिन उनके अलावा इन 3 एट्रीब्यूट से भी हम कंसिडर कर सकते हैं कि हर एक पर्टिकुलर स्टेट्स की या हर एक पर्टिकुलर कंट्री की कंपैरिजन के सिचुएशन में उनकी स्टेटस या उनका कंडीशन कैसा है, ओके। अब हम आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। यहाँ पे देखिए कुछ चीज़ें दी गई हैं, इनको क्या कहते हैं पढ़ना उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी हमने उसको जाना। यहाँ पे थोड़ा सा स्टोरी दी गई है केरल की, हरियाणा की और बिहार के बारे में, नेट अटेंडेंस रेशियो के बारे में, लिटरेसी रेट के बारे में, इन्फेंट मॉर्टिलिटी रेट के बारे में, बहुत सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे बताया गया है, ठीक। तो ये एज अ स्टोरी आप इसको पढ़ सकते हैं अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए, ठीक। अब देखिए पब्लिक फैसिलिटी के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पब्लिक फैसिलिटी है क्या, ठीक। तो गवर्नमेंट के द्वारा किसी पर्टिकुलर कंट्री में या किसी भी पर्टिकुलर स्टेट में जो भी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही हैं वही आपकी कहलाती हैं पब्लिक फैसिलिटी। किसी भी पर्टिकुलर कंट्री या किसी भी पर्टिकुलर स्टेट के डेवलपमेंट में पब्लिक फैसिलिटीज़ का बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक। और जहाँ पे पब्लिक फैसिलिटीज़ अच्छी होती हैं वहाँ पे नेट अटेंडेंस रेशियो, लिटरेसी रेट और आपके इन्फेंट मॉर्टिलिटी रेट जैसी चीज़ें, ठीक है। मतलब कहने का यहाँ पे ये है कि नेट अटेंडेंस रेशियो अच्छा होगा, लिटरेसी रेट भी आपकी अच्छी होगी, लेकिन इन्फेंट मॉर्टिलिटी रेट आपका कम होगा जहाँ पे बहुत ही अच्छी पब्लिक फैसिलिटी है। और जहाँ पे पब्लिक फैसिलिटी बहुत ज़्यादा ख़राब है वहाँ पे इन्फेंट मॉर्टिलिटी रेट हाई होगा, नेट अटेंडेंस रेशियो बहुत लो होगा और आपका लिटरेसी रेट भी लो होगा। तो किसी भी पर्टिकुलर कंट्री के डेवलपमेंट पे या किसी भी पर्टिकुलर स्टेट के डेवलपमेंट में पब्लिक फैसिलिटीज़ का बहुत बड़ा रोल होता है, और ऐसी फैसिलिटीज़ जो हमें गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड की जाती हैं उन्हीं को पब्लिक फैसिलिटीज़ कहा जाता है, ठीक। एक और चीज़ बता दें, गवर्नमेंट जो ये फैसिलिटीज़ हमें प्रोवाइड करती है, ये प्रोवाइड करती है जो भी रेवेन्यू गवर्नमेंट के पास जनरेट होता है उससे। और गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू कहाँ जनरेट होता है, गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू जनरेट होता है जो भी टैक्सेस हम पे करते हैं। ऐसे पर्सन्स जो टैक्स स्लैब के कैटेगरी में आते हैं, जब वो टैक्स पे करते हैं तो उन्हीं टैक्स का जब एग्रीगेंट फॉर्म गवर्नमेंट के पास कलेक्ट होता है तो उसी पर्टिकुलर पैसे से वो हमें क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती हैं, और ऐसी फैसिलिटीज़ को ही पब्लिक फैसिलिटी कहा जाता है। इसीलिए ये कहते हैं कि हर कंट्री में या स्टेट में
इनकम का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर हर व्यक्ति कमा रहा है, हर व्यक्ति टैक्स स्लैब में आ रहा है, वो टैक्सेस पे कर रहा है, तो पब्लिक गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू भी ज़्यादा जनरेट होंगे, और जब गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट होंगे तो वो फैसिलिटीज़ भी हमें अच्छी प्रोवाइड करेगा। ठीक, तो ये आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए मैंने बोल्ड किया है, इसमें कह रहा है योर मनी कैन नॉट बाई यू अ pollution free environment all ensure that you get unadulterated medicine unless you can afford to shift to a community that already has all this thing. Money may also not be able to protect you from infectious diseases unless the whole of your community take prevent step. ठीक, मनी के बारे में मैंने बताया था कि मनी हर चीज़ आपको नहीं दे सकती। मनी केवल आपको वही चीज़ दे सकती है जो मटेरियल थिंग्स हैं, जिन्हें हम कंज्यूम करते हैं। ठीक, लेकिन लाइफ जीने के लिए मटेरियल थिंग्स के साथ साथ नॉन मटेरियल थिंग्स का भी अपना इंपॉर्टेंट होता है, और नॉन मटेरियल थिंग्स आप मनी से खरीद नहीं सकते हैं। ठीक, पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट भी नॉन मटेरियल थिंग्स में ही आते हैं। क्या आप मनी से ऐसा कुछ खरीद सकते हो जहाँ पे आपको एक ऐसा इन्वायरमेंट मिले जो पॉल्यूशन फ्री हो? ठीक, ये सब चीज़ें पॉसिबल नहीं है मनी से। ठीक, तो यहाँ पे वो वही बता रहा है। ओके, अब हम चलते हैं आगे। बाकी ये पूरी की पूरी स्टोरी जैसा दिया गया, आपको मन कहे तो आप रीड कर सकते हैं, नहीं कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आपका इस पर्टिकुलर टॉपिक से लेकर कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर कर दिया है। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में उस पर्टिकुलर चीज़ को मेंशन कर सकते हैं। ठीक, अब हम आगे चलते हैं। देखिए, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की यहाँ बात कर रहा है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का भी अपना एक अलग इंपॉर्टेंस होता है। गवर्नमेंट हमको ये प्रोवाइड करती है। गवर्नमेंट जो क्या कहते हैं, आप कह सकते फेयर शॉप नहीं होता, राशन शॉप पे, वहाँ पे क्या कहते हैं सब्सिडी वे में, ठीक है, बहुत ही लो कॉस्ट में, बहुत ही चीप कॉस्ट में जो भी हमें क्या कहते हैं ग्रेन्स वगैरह प्रोवाइड किए जाते हैं, इसी पूरे प्रोसेस को, इसी पूरे सिस्टम को पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहते हैं। ठीक, तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, ये भी एक प्रकार की पब्लिक फैसिलिटी है। ठीक, ये सब चीज़ें आप लोग पढ़ के कवर करिए। कोई डाउट इनमें से है किसी भी टेबल्स में से तो आप मुझे प्लीज़ बताइए। ठीक है, अब देखिए दो इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे आ गए हैं जिससे हर साल आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। एक आपका ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट और एक आपका BMI, बॉडी मास इंडेक्स। तो इन दोनों पे फोकस करते हैं और थोड़ा अच्छी तरीके से समझते हैं। BMI एक ऐसा टॉपिक है जिससे कई बार न्यूमेरिकल्स भी आए हैं 3 नंबर के। ठीक, अब BMI क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। तो BMI का फुल फॉर्म है बॉडी मास इंडेक्स। ये एक ऐसा सिस्टम होता है जिससे किसी भी इंडिविजुअल पर्सन के हेल्थ स्टेटस के बारे में जाना जा सकता है। किसी भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल के हेल्थ स्टेटस के बारे में हम BMI से जान सकते हैं। BMI एक ऐसा सिस्टम होता है जो हर एक इंडिविजुअल पर्सन के हेल्थ स्टेटस को रिप्रेजेंट करता है। इसे हम कैलकुलेट कैसे करते हैं? इसे कैलकुलेट करने का एक फार्मूला होता है, वेट अपॉन हाइट इन मीटर स्क्वायर। ठीक है, फिर से याद रखिएगा, BMI कैलकुलेट करने का जो फार्मूला है वो आपका है वेट अपॉन हाइट इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक, अब याद रखिएगा BMI के 3 अपने क्राइटेरियाज होते हैं। उन क्राइटेरियाज के अकॉर्डिंग हमें ये पता चल जाता है कि वो पर्सन अंडर नॉरिज्ड है, हेल्दी है या ओवर नॉरिज्ड है। वो क्राइटेरियाज क्या है जानते हैं। अगर किसी भी पर्सन का कैलकुलेट करने के बाद BMI 18.5 से बिलो आ रहा है तो वो पर्सन आपका अंडर नॉरिज्ड होगा, यानी कि आप कह सकते हो कमज़ोर व्यक्ति। ठीक है, वीक पर्सन। सेकंड, अगर BMI कैलकुलेट करने के बाद किसी भी पर्सन की रिपोर्ट 18.5 से 25 के बिटवीन आ रही है तो वो पर्सन आपका हेल्दी पर्सन कहलाएगा। ठीक, यानी कि फिट पर्सन। ओके, और अगर ऐसा पर्सन जिसकी BMI रिपोर्ट ठीक है कैलकुलेट करने के बाद 25 के अबव जा रही है तो वो पर्सन ओवर नॉरिज्ड कहलाएगा, मतलब कि मोटे व्यक्ति वगैरह। ठीक, तो आई होप आपको BMI समझ में आ गया हो। ठीक, BMI से आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस में 3 नंबर के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कई बार पूछे गए हैं। तो फार्मूला याद रखिएगा, इस क्राइटेरिया को भी याद रखिएगा। ठीक, फार्मूला से BMI निकालने के बाद हमें ये पता चल जाएगा कि जिस पर्सन का हमने BMI निकाला है वो किस क्राइटेरिया में आ रहा है, वो ओवर नॉरिज्ड है, हेल्दी है या अंडर नॉरिज्ड है। तो आई होप BMI आपको समझ में आ गया हो। अब हम चलते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पे। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट क्या है? ठीक है, जो ये रिपोर्ट होती है ये हर साल आपके क्या कहते हैं पब्लिश की जाती है। किसके द्वारा? UNDP द्वारा। देखो यहाँ पे लिखा है, मैंने बोल्ड किया है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश बाय UNDP, कंपेयर कंट्रीज बेस्ड ऑन द एजुकेशनल लेवल ऑफ पीपुल, देयर हेल्थ स्टेटस एंड पर कैपिटा इनकम। UNDP, जितनी भी कंट्रियाँ UNDPs के मेंबर होती हैं, UNDP क्या करता है कि हर साल उन हर पर्टिकुलर कंट्रीज़ के 3 फैक्टर्स को स्टडी करके उन कंट्रीज़ की ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को रिलीज़ करता है। अब वो 3 फैक्टर्स कौन कौन से हैं? वो हर एक पर्टिकुलर कंट्री के एजुकेशन लेवल को पढ़ता है, वो हर एक पर्टिकुलर कंट्री के हेल्थ स्टेटस को जानता है और वो हर एक पर्टिकुलर कंट्री के पर कैपिटा इनकम को देखता है। इन 3 क्राइटेरियाज को जज करने के बाद
आपका यूएनडीपी रिपोर्ट रिलीज़ करता है हर पर्टिकुलर कंट्रीज़ की एचडीआई रिपोर्ट, और जिस पर्टिकुलर कंट्री की एचडीआई रिपोर्ट अच्छी आती हैं वो कंट्री आपकी डेवलप्ड होती हैं। जिन पर्टिकुलर कंट्रीज़ की एचडीआई रिपोर्ट ज़्यादा अच्छी नहीं होती हैं वो आपके डेवलपिंग होती हैं, और जिनकी बहुत ज़्यादा ख़राब आती हैं वो आपकी पुअर होती हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। आपके शॉर्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस में या एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस में भी ये क्वेश्चंस आते हैं कि एचडीआई रिपोर्ट जो होती है या ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो होती है वो कौन रिलीज़ करता है, तो यूएनडीपी करता है। याद रखिएगा, यूएनडीपी का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ओके, तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया हो। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। देखिए यहाँ पे यूएनडीपी रिपोर्ट आई थी, कब की है, 2017 की। 2017 में यूएनडीपी रिपोर्ट आई थी इंडिया और इंडिया के जो भी नेबरिंग कंट्रीज हैं उनकी। अब यहाँ पे देखिए आया था श्रीलंका की पर कैपिटा इनकम 11,326 पर कैपिटा, मतलब पर कैपिटा इनकम 11,326 यूएस डॉलर है। इसके बाद उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी अच्छी है। इसके बाद वहाँ पे क्या कहते हैं, जो मतलब 25 साल से ज़्यादा की उम्र के कितने लोग स्कूलिंग वगैरह कर रहे हैं या कितने लोग आपके स्टडी से इंगेज हैं, ये भी चीज़ें यहाँ बताई गई हैं। तो देखिए श्रीलंका का फाइनली देखा जाए तो एसडीआई रिपोर्ट 2018 में बहुत ही बेटर है और इंडिया का 130 है। तो जिनकी रैंकिंग कम होगी वो कंट्रियाँ ज़्यादा डेवलप्ड हैं, और जिनकी रैंकिंग ज़्यादा हाई होंगी वो एकदम बेकार कंट्रियाँ हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं पाकिस्तान का 150 है, तो मतलब पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट और पर कैपिटा इनकम तीनों बहुत ज़्यादा पुअर है। ठीक, आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया हो। ये टेबल देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है। ठीक, ओके, बाकी यहाँ पे कोई उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको देखने की सब चीज़ें ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। हम मेन चीज़ों को कवर करते चल रहे हैं, और इस चीज़ की क्या कहते हैं, पूरी आप कह सकते हो प्रॉमिस है या गारंटी है कि जो चीज़ें कवर कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं रिलेवेंट है आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए। हमें ज़्यादा कुछ क्या कहते हैं स्टोरीज़ वगैरह पर नहीं जाना है। ओके, अब इस पर्टिकुलर चैप्टर का ये टॉपिक है सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। ये बात कर रहा है सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट की, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। डेवलपमेंट सभी कंट्रियाँ कर रही हैं, अच्छी बात है, लेकिन ऐसा डेवलपमेंट किया जाए जिससे हमारे फ्यूचर जनरेशन की नीड से कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। हमें ऐसे रिसोर्सेज डेवलप करने चाहिए हर एक कंट्रीज़ को जो सस्टेनेबल फॉर्म के हैं। उससे क्या होगा, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स भी क्रिएट नहीं होगी, और जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है उनकी नीड से हम कोई कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं करेंगे। ठीक, ये पर्टिकुलर टॉपिक मैंने ज्योग्राफी चैप्टर फर्स्ट में बहुत ही अच्छी तरीके से कवर किया है, और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ उस वीडियो को देखिए, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक, यहाँ पे भी कुछ चीज़ें बताई गई हैं। ग्राउंड वाटर इन इंडिया, आपको एक चीज़ बता दें, हमारे इंडिया में ग्राउंड वाटर हम 1/3 कवर करते हैं। जितना भी होता है वाटर हम जहाँ से यूज़ करते हैं उसका 1/3 हम ग्राउंड वाटर कवर करते हैं, ग्राउंड वाटर यूज़ करते हैं। ठीक, अब थोड़ा सा इस स्टोरी को पढ़ लिया जाए और जान लिया जाए इन दोनों क्वेश्चंस के बारे में। ठीक, रिसेंट एविडेंसेस सजेस्ट दैट द ग्राउंड वाटर इज अंडर सीरियस थ्रेट ऑफ ओवर यूज इन मैनी पार्ट ऑफ कंट्री। ठीक है, ग्राउंड वाटर का लेवल दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ किया जा रहा है, और ये एक बहुत ही ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम है। About 300 districts have reported a water level decline of 4 मीटर ड्यूरिंग पास्ट 20 ईयर। 300 से ज़्यादा जिलों ने हमारी कंट्री के ये रिपोर्ट किया कि पिछले 20 सालों में 4 मीटर जो क्या कहते हैं ग्राउंड वाटर था वो नीचे जा चुका है। नियरली 1/3 ऑफ कंट्री इज ओवर यूजिंग दिस ग्राउंड वाटर रिजर्व। मैंने बताया हमारे कंट्री में जितने भी पॉपुलेशन है सभी क्या कहते हैं 1/3 प्रपोर्शन में ग्राउंड वाटर रिजर्व का यूज़ करते हैं। इसके बाद क्या कह रहा है, इन अनदर 25 ईयर 60% ऑफ अवर कंट्री वुड बी डूइंग द सेम इफ द प्रेजेंट वे ऑफ यूजिंग द रिसोर्स कंटिन्यू। अगर यूं ही कंडीशन बनी रही तो क्या कहते हैं आने वाले 25 सालों में 60% पॉपुलेशन को इस प्रॉब्लम को फेस करना होगा। आगे, ग्राउंड वाटर ओवर यूज इज पर्टिकुलरली फाउंड इन द एग्रीकल्चर प्रॉस्पर रीजन ऑफ पंजाब एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। ठीक, ग्राउंड वाटर का जो ये प्रॉब्लम है ओवर यूज़ का, ये ज़्यादातर उन एरियाज़ में देखा गया जहाँ पे क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ की जाती हैं, जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा प्रॉस्पर स्टेट हैं जैसे कि पंजाब और आपका वेस्टर्न उत्तर प्रदेश वगैरह। वहाँ पे ग्राउंड वाटर का बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ किया जाता है, यानी कि ग्राउंड वाटर को बहुत ज़्यादा वेस्ट किया जाता है। ठीक, हार्ड रॉक प्लेट्यू एरियाज ऑफ सेंट्रल एंड साउथ इंडिया, सम कोस्टल एरियाज एंड द रैपिडली ग्रोइंग अर्बन सेटलमेंट। ठीक, अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पे 2 क्वेश्चन इसने दिया है, वाई ग्राउंड वाटर इज़ ओवर यूज्ड। आपको बताना है कमेंट सेक्शन में लिख के कि ग्राउंड वाटर का क्यों ओवर यूज़ हो रहा है। दूसरा, कैन देयर बी डेवलपमेंट विदाउट ओवर यूज़, क्या बिना ओवर यूज़ किए भी डेवलपमेंट हो सकता है।
तो ये दोनों बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, दिमाग लगा के आप लोग इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, ठीक। अदरवाइज जब NCERT सॉल्यूशंस पे हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो बनाकर, तो वहाँ पे मैं इन सभी चीज़ों को क्लियर करूँगा, ठीक। अभी आप लोगों को अगर इस चीज़ों का नॉलेज है या आपको आंसर आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप लोग उसको बताइए, ठीक। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। ग्राउंड वाटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ग्राउंड वाटर आपके रिन्यूएबल रिसोर्सेज का एग्जाम्पल है, ठीक। हम बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा वेस्ट करते हैं, लेकिन जब रेनफॉल होता है तो कहीं ना कहीं आपके ग्राउंड वाटर का लेवल ठीक हो जाता है। लेकिन ये चीज़ें बहुत हद तक ठीक नहीं हैं, किसी भी रिसोर्सेज को ओवर यूज़ नहीं करना चाहिए, ओके। आगे चलते हैं। एग्जॉक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज का ये टेबल दिया गया, टेबल 1.7, ठीक है। टेबल्स का उतना ज़्यादा अपना इंपॉर्टेंट नहीं है, ओके। हम आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और चीज़ों को, ठीक। फाइनली चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे एक चीज़ दी गई है जो मैंने बोल्ड किया, जो कि इंपॉर्टेंट है, इसे कवर करते हैं। इन जर्नल द क्वेश्चन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ प्रोग्रेस इज पेरेनियल। डेवलपमेंट का और प्रोग्रेस की जहाँ बात की जाए तो ये पेरेनियल है, ये ऐसा पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट है जो कभी रुकने वाला नहीं है। साल के 12 महीने या ज़िंदगी में जब तक हम जीते हैं, हमारा अपना एक एस्पिरेशन होता है, हमारा अपना एक गोल होता है, और उसको अचीव करने के लिए हम लगातार हार्डवर्क करते रहते हैं। जैसे ही हम उसको अचीव कर लेते हैं, हम फिर अपना कोई और गोल डिसाइड करते हैं। तो जो डेवलपमेंट या जो प्रोग्रेस का आपका क्या कहते हैं, जो प्रोग्रेस और डेवलपमेंट का जो आपका कॉन्सेप्ट होता है, ये कभी भी रुकने वाला नहीं है, ये हमेशा चलता रहता है। हर एक पर्सन, हर एक इंडिविजुअल पर्सन ये चाहता है कि उसकी लाइफ में लगातार पॉजिटिव चेंजेस होते रहें, ओके। एट ऑल टाइम एज अ मेंबर ऑफ सोसाइटी एंड एज इंडिविजुअल वी नीड टू आस्क वेयर वी वांट टू गो, what we wish to become and what our goals are, so the debates on development continues। डेवलपमेंट की डिबेट कभी ख़त्म नहीं होती, डेवलपमेंट की डिबेट हमेशा चलती रहती है, क्योंकि हर एक पर्सन हमेशा अपने ज़िंदगी में पॉजिटिव चेंजेस लाना चाहता है, और ये प्रोसेस कभी रुकता नहीं है। डेवलपमेंट का प्रोसेस कभी भी नहीं रुकता है। हर एक इंडिविजुअल पर्सन अपने लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए, उसको लगातार उसमें इम्प्रूवमेंट लाने के लिए, उसमें लगातार पॉजिटिव चेंजेस लाने के लिए वो वर्क करता रहता है। और टाइम बाय टाइम उनके डेवलपमेंट गोल्स, उनके एस्पिरेशंस भी चेंज होते रहते हैं, उनके सिचुएशंस, उनके कंडीशंस के अकॉर्डिंग। तो आई होप इस चैप्टर को आप लोगों ने एंजॉय किया है। अब इसमें कुछ MCQ हैं, कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा तो आप उसको पूरी तरीके से अटेम्प्ट करने में क्या कहते हैं कैपेबल हैं, ठीक। और कोई डाउट है इस पर्टिकुलर चैप्टर से पूरे, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर उसको मेंशन करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से आपको हर चैप्टर्स का एक्सप्लेनेशन जल्दी ही लर्नोपीडिया चैनल पे मिलते रहेंगे। तब तक आप लोग घर में रहिए, बी सेफ, बी केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ इसी पर्टिकुलर चैनल लर्नोपीडिया पे। तब तक के लिए बाय।